सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन आप सबका हमारे इस प्यारी सी क्लास में जिसमें हम साइंस को रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे विद्युत धारा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं विद्युत धारा के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं जिससे सबको पढ़ने में बहुत ही सहायता मिले। क्योंकि एसी डीसी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ छोटा सा कोशिश की क्लास रखने की। आप लोगों को मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से पसंद आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो उसको भी ज़बरदस्ती करवाना है, क्योंकि ये कोई मनोरंजन से संबंधित चीज़ नहीं है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़ है। हो सकता है देखने में तकलीफ़ हो, लेकिन ये 10 मिनट 20 मिनट जो आप देते हैं ना, मेरा पूरा विश्वास है कि ईश्वर आपको कुछ ना कुछ देता है इससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले परिभाषा बनती है विद्युत धारा की। तो ये आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे हैं मार्कर, तो दरअसल आप मान लीजिए एक धारावाही चालक है। तो कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं कि चालक और कुचालक क्या होता है। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहले तो विद्युत धारा की परिभाषा से फिर चालक की परिभाषा निकालेंगे। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो हम उसको कहते हैं भाई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कैसे कह सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन में आवेश ही तो है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो या आवेश प्रवाह एक ही बात है ना। तो दोनों आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा कहलाते हैं। अब एक बात और, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में जाते हैं, ये सदैव ध्यान रखना है। ये कुछ टेक्निकल बातें। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन जाता तो भी विद्युत धारा फुल प्रवाहित होती है, सोचने वाली बात है। तो हम बात करते हैं चालक की और कुचालक की। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जबकि कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। वेरी सिंपल। जैसे प्लास्टिक में नहीं होता है, जैसे सूखी लकड़ी में नहीं होता है, जैसे एबोनाइट की छड़ में नहीं होता है। ये कुछ उदाहरण हैं जो कुचालक पदार्थों के। जैसे माइका में नहीं होता है, जैसे अभ्रक में नहीं होता है, जैसे पत्थर में नहीं होता है ना। जबकि विद्युत धारा के चालक कौन होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो। जैसे अधिकतर धातुएं विद्युत धारा 99% धातुएं विद्युत धारा की अच्छी सुचालक होती हैं, धातुएं चालक होती हैं। अच्छा, सॉल्ट यानी कि लवण शुद्ध अवस्था में जब ठोस रूप में रहता है तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता। इसका एक कारण है, क्योंकि उनके जो आयन होते हैं ना, धनायन और ऋणायन, उनके बीच में एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। इस बल को तो भाई विद्युत धारा तोड़ नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ना ही आवेशों का प्रवाह हो पाता है। ये एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम उसको पानी में, जल में घोलते हैं अथवा पिघला देते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ये जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल है वो टूट जाता है। तो वो जो आयंस होते हैं वो करंट का फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा चल रही है। इसका मतलब जो सॉल्ट यानी कि लवण होते हैं ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक है, किंतु गलित अवस्था में और जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं। तो इस तरह से चालक और कुचालक की कॉन्सेप्ट तो थोड़ी क्लियर हो गई। अब ये तीसरी बला क्या है भाई? अर्धचालक। क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि जब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो वो तो फुल करंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो इसका मतलब करंट नहीं। अब ये अर्धचालक क्या? इलेक्ट्रॉन आधा थोड़ी प्रवाहित होगा। आधा इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, ये तो क्वांटाइज्ड होता है। अब लफड़ा क्या है? ये अर्धचालक क्या है? अर्धचालक को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बैंड थ्योरी समझनी होगी। ये बैंड थ्योरी पिछले से पिछली बार जो आरएस एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था कि बैंड सिद्धांत बताइए, मेन एग्जाम के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस इसके अलावा +1 में +2 में भी ये थ्योरी काम आती है, 10th के हिसाब से भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए बैंड सिद्धांत क्या होता है, मैं बड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है चालक नहीं होता है तो कुचालक। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मूड कैसे बदलता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन
जब मुक्त अवस्था में होता है, अपने परमाणु को जब छोड़ने में आसानी रखता है, यानी कि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का प्रवाहित करता है। ये हम लोग जानते हैं कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह। कारण पूछ ले कि भाई खुद सुचालक क्या होता है, सुचालक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से रहते हैं, रिजर्व में रहते हैं। जैसे भी विद्युत धारा लगती है वैसे ही वो लग जाते हैं प्रवाहित होने, प्रवाहित होते 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 प्रवाहित होने लग जाते हैं। भाई प्रवाहित होते होते क्या होता है, फिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये चालक का कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर। जबकि कुचालक क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहीं से बात शुरुआत करते हैं बैंड सिद्धांत की। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आप सब लोग जानते हैं परमाणु में होता है ना। तो एक परमाणु ही बना लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास में ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप सब लोगों को पता है बाहर इलेक्ट्रॉन भाई बंधु अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, आराम से घूमते रहते हैं। कल भाई एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है। तो आप जरा समझना, जो सबसे अंतिम कक्षा होती है, सबसे अंतिम कक्षा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी में से तो इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं ना, अंदर वाले तो छेड़ते नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में से बाहर और अंदर निकलते रहते, निकलते भाई जितने भी रिएक्शन होती हैं तो उसमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही तो जाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो निकल जाता है तो सोडियम धनायन हो जाता है। इसीलिए इस कक्ष को संयोजकता कक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस सेल यानी संयोजकता कक्ष कहते हैं। समझने वाली बात है। इसको कौन सा कक्ष बोलते हैं, इसको संयोजकता कक्ष बोला जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, अब ये पूरा संयोजकता कक्ष है। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक जगह भी तो चाहिए। इस संयोजकता के कक्ष के बाहर एक आभासी कक्ष होता है जिसको हम लोग चालन कक्ष बोलते हैं। ये तो संयोजकता कक्ष हो गया, ठीक है, और ये संयोजकता बैंड जिसको बोल देते हैं, और ये चालन बैंड हो गया, इसको चालन बैंड बोलते हैं, चालन बैंड। समझना ध्यान से, ये जो बैंड होता है ये चालन, और ये संयोजकता बैंड है, संयोजकता। अब खेल सारा यहीं शुरू होता है। ये इसके बीच में दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसको फॉरबिडन रीजन बोलते हैं। फॉरबिडन रीजन का मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, भूत है ये, मतलब ऐसी दीवार है, इलेक्ट्रॉन इसको पार करके जाता ही नहीं। अब समझना ध्यान से, चालक कौन से पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थों में जो चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच या तो अतिव्यापन होता है, ये दीवार ये बहुत पतली होती है, बहुत ही पतली दीवार होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ये अतिव्यापन की वजह से या तो दीवार ही नहीं होती है, और दीवार होती है तो बड़ी पतली होती है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें चले जाते हैं। तो इसका मतलब जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो ये मुक्त अवस्था में रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी देखा बस घूमने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। तो भाई इनके बीच में अतिव्यापन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चलते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये बड़े लेवल का प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता के कारण, निम्न में से कौन सी विशेषता के कारण चालक विद्युत धारा का चालन करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है आप लोग नीचे अपने क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। मैं वेट कर लेता हूँ 10 सेकंड का। हाँ ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। अब एक चीज़ और कि भाई अतिव्यापन तो होता है माना, जैसा कि मैंने इसमें अपना बताया क्वेश्चन में अतिव्यापन होता है इसलिए, लेकिन कुचालक में क्या होता है, अगर कुचालक पदार्थ है तो उसमें भी चालन बैंड होगा, संयोजकता बैंड होगा, लेकिन उसके बीच की जो दीवार होगी ना, फॉरबिडन रीजन, ये इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि इलेक्ट्रॉन इस दीवार को पार करके कभी आ ही नहीं सकता। समझना ध्यान से, इनका जो निरोधी क्षेत्र होता है अत्यंत मजबूत होता है, बहुत चौड़ी दीवार होती है, बहुत चौड़ी दीवार होती है, इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते, इसीलिए ये कुचालक है। जैसे लकड़ी हो गई, जैसे प्लास्टिक हो गया, इनका जो ये जो फॉरबिडन रीजन है बड़ा ही मजबूत होता है, इस वजह से ये कुचालक हो गए। अब बात करते हैं अर्धचालक। ये सारे के सारा ये जो प्रोग्रामिंग है मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कुचालक अर्धचालक ना सॉरी कुचालक और चालक नहीं अर्धचालक समझा सकूं। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक में क्या होता है, ये जो निरोधी क्षेत्र होता है ना, ये निरोधी क्षेत्र ना तो अत्यंत पतला होता है और ना ही अत्यंत मोटा होता है, बीच का होता है। हल्का सा तापमान
लगा दें, बढ़ा दें, हल्का सा तापमान बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये भाई अपना आराम से कूद के इसमें चला जाता है और विद्युत का चालन होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही इसका तापमान कम करते हैं इसकी मोटाई बढ़ जाती है अथवा इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और ये बेचारा इधर नहीं जा पाता है। तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग व्यवहार कर, जो पदार्थ अलग अलग ताप पे अलग अलग व्यवहार करता है उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। और एक और बात, अर्धचालक 0 केल्विन पर कुचालक हो जाता है। अब जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे ही वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ये इसी से बने होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसी डीसी विद्युत धारा की। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं सीधे एसी डीसी पर आता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। डीसी डीसी होती है और एसी एसी होती है। मैं हमेशा बताता हूँ एसी एक बार छोड़ देती है और डीसी डायरेक्ट चिपका लेती है। तो यहीं से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी हुई? जिसने एक बार छोड़ दी है, जो डायरेक्ट चिपका ली। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक डीसी होती है। एक छोटा सा ट्रिक है, आप चाहो तो याद करना, ऐसे छोड़ती उड़ती नहीं है। अगर मान लो चप्पल नहीं पहना हुआ है हमने तो वो तो भाई सीधे सर्किट पूरा हो जाएगा और कांड हो जाएगा अच्छी तरह से, आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए कभी भी नंगे पाँव किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर से काम नहीं किया जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। और पहली बात तो मैकेनिक को बुला लें ना, ज़्यादा बेटर रहता है। वही अगले की वो होती है। कभी भी आदमी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। जो जानकार लोग हैं सिर्फ वही लें तो बेटर है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसी डीसी। अब देखिए एसी भी जनरेटर होता है और डीसी भी जनरेटर होता है। एसी डीसी दोनों जनरेटर होते हैं। अब सवाल ये है कि एसी डीसी में अंतर क्या है और किस लिए? तो देखिए सेल का जो करंट होता है ना वो तो होता है डीसी, यानी उसमें एक धनाग्र भाग होता है और एक ऋणाग्र भाग होता है। ठीक है, तो सेल में आपने देखा होगा जहाँ भी सेल या बैटरी होती है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर यही चीज़ें होती हैं, क्या, प्लस माइनस। जैसे मान लीजिए चार्जर जिन जिन में लगता है, जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, और जो डायोड वगैरह सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे रेडियो हो गया, जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे एलईडीज़ वगैरह हो गई, ये जिसमें सर्किट फिट होते हैं ना, वो सभी सर्किट फिट होने वाली चीज़ें डीसी पर चलती हैं, भले ही वो हमारे घर में लगी होती हैं। लेकिन जितनी हार्ड चीज़ें जैसे आटा की चक्की, जैसे फ़ैन, जैसे एसी, मतलब जो एयर कंडीशन होता है, वो किस पे चलता है? वो एसी पे चलता है, क्योंकि एसी हैवी वर्क करने वाले जो आउटपुट हैं वो एसी पर चलते हैं। एसी प्लस माइनस दोनों ही होती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होती है। एसी तरंग को ऐसे दिखाया जाता है। इसका कारण ये है कि पहले आधे चक्र में ये धनात्मक, बाद के आधे चक्र में ऋणात्मक, यानी एक चक्र में ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, इसलिए इसको एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ये दिशात्मक होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों के दोनों मतलब प्लस माइनस में होता है। जबकि ये क्या होता है? अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनना। हार्ड उपकरण जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन पे बहुत आउटपुट की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत पावर होती है, उसको हम एसी पे क्यों यूज़ करते हैं, डीसी पे क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो उसका एक रीज़न है, डीसी की आउटपुट अधिक लेने से बड़ी दिक्कत होती है। डीसी थोड़ी बहुत चीज़ें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अधिक डीसी लेंगे तो चीज़ें पीछे से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है और बैटरी गर्म होकर फट सकती है। एक बात, डीसी का जो संचरण है वो एक से दूसरे स्थान पर बड़ा ही कॉस्टली बैठता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एसी को तो आप ट्रांसफार्मर लगा के इसका वोल्टेज हाई कर सकते हैं। जब इसका आप वोल्टेज हाई कर दोगे तो इसके करंट की जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी। करंट की रेटिंग कम होने की वजह से हम तारों से एक से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तार इतनी गर्म नहीं होंगी संचरण लाइनों में। तो इसको संचरित, एसी को संचरित करना आसान होता है, एसी का संचरण आसान होता है। समझना ध्यान से, कुछ बातें बता रहा हूँ। एसी का संचरण बड़ा ही आसान होता है, एसी को उत्पन्न करना आसान होता है। समझना, एसी का जो जनरेटर होता है ना वो जल्दी खराब नहीं होता, उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। जो एसी का जो जनरेटर होता है, इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि ये इसके अंदर ना सर्पी वाले लगे होते हैं, छल्ले लगे होते हैं, जिन पे कार्बन बुश होते हैं, और इन कार्बन बुशों के बीच में लोड रेजिस्टेंस होता है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये रिंग इस पर लगातार चलती रहती है, इस वजह से प्लस माइनस इसमें बनता रहता है दोनों तरह का। परंतु जो एसी की बजाय जो डीसी जनरेटर होते हैं, आप समझना, उस डीसी जनरेटर में क्या होता है कि ये सर्पी वाले के स्थान पर विभक्त वाले लगे होते हैं, अर्थात ऐसे कम्यूटेटर लगे होते हैं जो समय समय पर कार्बन बुशेस के साथ में चेंज हो जाते हैं। मतलब हर समय स्पार्किंग होती रहती है, इस वजह से इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब डीसी को उत्पन्न करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जबकि एसी को उत्पन्न करना भी आसान है और संचरित करना भी आसान है। डीसी को उत्पन्न करना मुश्किल है बड़े लेवल पे, और संचरित करना भी अत्यंत
कठिन होता है संचरण लाइनों में। मतलब कि अगर मान लीजिए सूरतगढ़ से गंगानगर की अगर हम बात करें तो इतनी लंबी दूरी है, इतनी लंबी दूरी पर आपने देखा होगा जगह जगह खंबे गड़े होते हैं, तार लगे होते हैं। अगर उन तारों में हमने डीसी भेज दिया ना, और जिस लेवल की उसमें एसी जाती है उस लेवल की अगर हमने डीसी भेज दिया तो वो तार थोड़ी देर में पिघल जाएंगे, इतनी ज़्यादा वो गर्म हो जाएंगे, क्योंकि डीसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट आती है वो, और वो काफ़ी कंडेंस्ड होती है। जबकि एसी जो होती है वो, इसका आपने देखा होगा प्लस माइनस अगर आप इसका औसत लें तो शून्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका संचरण आसानी से हो सकता है, एक बात। दूसरा, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते, एसी को स्टोर करना इम्पॉसिबल है, जबकि डीसी को स्टोर करना इजी है। आप डीसी को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। भाई कुछ खासियत एसी की है, कुछ खासियत डीसी की है। डीसी पे छोटे उपकरण काम करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, एसी पर बड़े उपकरण काम करते हैं। बड़े उपकरण उद्योगों में या बाकी स्थानों पे एसी का इस्तेमाल होता है, डीसी का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब तो हालांकि थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, लेकिन फिर भी संचरण करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए एसी का इस्तेमाल, जबकि लो कोस्ट के लिए जबकि छोटी चीज़ों के लिए डीसी का इस्तेमाल होता है। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़, इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर का और बता देता हूँ। इन्वर्टर में दो क्रियाएं होती हैं, इसके साथ एक बैटरी जुड़ा होता है और इसके साथ में एक एसी सोर्स जुड़ा होता है। अब सुनना ध्यान से, क्या होता है, जब बिजली रहती है तो इस बिजली को स्टोर किया जाता है। यानी जो एसी है, जो हमारे घरों में आती है, वो तो एसी आती है, कंफर्म है, नो डाउट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 200 से 250 वोल्ट तक की एसी आती है। इस एसी में क्या होता क्या है, इस एसी में काम होता है, इस एसी को पहले इन्वर्टर क्या करता है, ओसिलेशन के माध्यम से बैटरी में स्टोर करता है। जिस क्रिया से एसी को डीसी में स्टोर किया जाता है उसको इन्वर्टर या ओसिलेशन बोलते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। ओसिलेशन बोला जाता है। ओसिलेशन से एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। आई एम सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन ये डायोड के माध्यम से होता है। डायोड, जिसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको डायोड कहते हैं। ये डायोड के माध्यम से होता है और डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान से सुनने वाली बात है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, डायोड, और उस क्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज कर दी जाती है, यानी डीसी के रूप में हमने धारा संचित कर लिया। अब जब लाइट जाती है तो अब यही डीसी यहाँ वापस आने लगती है, और जब डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम ओसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिलेशन। एक बात, या इन्वर्टर, मेन चीज़ ये होती है। तो इन्वर्टर में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है चार्जर जो बैटरी को चार्ज करता है डिस्टिलेशन टेक्निक से, और दूसरा जो होता है वो होता है ओसिलेशन सिस्टम, जो वापस, तो ये 2 in 1 होता है, जो वापस एसी में कन्वर्ट कर। देखिए हमारे चार्जर में भी यही होता है, डिस्टिलेशन टेक्निक। तो डिस्टिलेशन टेक्निक से हम अपनी बैटरियों को चार्ज करते हैं, मतलब अपने फ़ोन की बैटरियों को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है आपका इन्वर्टर से संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी, और हमेशा की तरह मैं 5 प्रश्न भी दे देता हूँ आपको इससे रिलेटेड, या 3 प्रश्न देता हूँ, जैसा भी हो। पहली चीज़, निम्नलिखित में से किस अवयव में पूर्ण डीसी करंट इस्तेमाल होता है। दूसरा ऑप्शन, निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं 4 ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, एसी और डीसी में कौन सी ऐसी धारा है जिसे स्टोर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तीसरा क्वेश्चन, एसी और डीसी में से कौन सी ज़्यादा खतरनाक है। चौथा ऑप्शन, संचरण की सुविधा से, चौथा क्वेश्चन मतलब संचरण की सुविधा से एसी और डीसी में से ज़्यादा सुगम कौन है, ठीक है। और ये तो थे 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो पटवारी में आया था, पहले मैं वो क्वेश्चन बता दूं, फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें बता दूंगा। एसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी धारा होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसका तो उत्तर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न था, उसके लिए हमें जनरेटर बनाना पड़ेगा। जनरेटर से पहले फिर हमें वो टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी। टेक्निक और जनरेटर, ये वैसे ये प्रश्न अगली उसके लिए वीडियो के लिए अगले क्लास के लिए रख लेते हैं अपने, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
कि भाई एसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा करंट होता है। ठीक है, आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में तैयार रखिएगा। अगली बार मैं आप लोगों का नाम भी बताऊंगा भाई किस किस ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है और क्यों दिया है, उसका कारण भी अगर आप लिखे तो बहुत बढ़िया है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि भाई आर्मेचर में ऐसा क्या होता है, क्योंकि भाई ये विभक्त वाले से ऊपर तो आपको पता ही है एसी होती है, डीसी तो होती नहीं है। तो इसका मतलब आर्मेचर में तो भाई एसी होगी, सॉरी चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, तो आर्मेचर में तो एसी ही होगी। और अगर ऐसे आ जाए कि डीसी जनरेटर में के आर्मेचर में कौन सा करंट होता है तो भी एसी होगा, क्योंकि एसी डीसी यहाँ तक तो सेम ही रहता है, ये एसी रहता है, उसके बाद में यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट हो जाता है विभक्त वाले में। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। एक प्रश्न और मैं आपको दे देता हूँ कि एसी और डीसी जनरेटर में अंतर क्या होता है, तो बस इतना ही अंतर होता है। एसी में तो स्लिप रिंग लगी होती है सर्पी वाले, जबकि डीसी में विभक्त वाला लगी होती है जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, बस ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। एलडीसी में भी ये प्रश्न आया था कि एसी और डीसी में मूल अंतर क्या है, तो बस ये एक ही अंतर है, उसके अलावा सारा सेम होता है। दो चुंबक होते हैं, उसके बीच में कुंडली को घुमाया जाता है, वही दो सिद्धांत है। फ्लेमिंग का नियम, फलाना नियम, वो सारे नियम मैं आपको अगले अपनी क्लास में बताऊंगा, जरूर अटेंड करना है। तो बस हल्का सा ट्रायल था ताकि जिन लोगों को एसी डीसी में दिक्कत है वो आराम से कर सकें। छोटी सी ये क्लास रखी थी ताकि समय ना नष्ट करते हुए आप लोगों को कुछ अच्छा दे सकें। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा। तो इसी के साथ ही आज का मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद।